हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के अनुवाद करने का नियम। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम, ठीक ना। और देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का नियम क्या है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले क्या हैं? प्रेजेंट टेंस, हाँ। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम। किसका अनुवाद करने का नियम? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम। किस सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम? अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम पढ़ने वाले हैं। किसका अनुवाद करने का नियम पढ़ने वाले हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम पढ़ने वाले हैं। और चलिए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का नियम क्या है। तो हमने बताया था कि इसका रूल क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस जिन हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए, ता है, ती है, ते है, सॉरी, जिन हिंदी वाक्य में किसी कार्य के बारे में ना तो पूछा जाए और ना ही मना किया जाए ना, अर्थात तथ्यों घटनाओं को स्वीकारा गया हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं? अफर्मेटिव। ने क्या कहा? जिन हिंदी वाक्य में किसी कार्य के बारे में ना तो पूछा गया हो ना ही मना किया गया हो, अर्थात तथ्यों घटनाओं को स्वीकारा गया हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ना, प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें अच्छा, प्रेजेंट टेंस की परिभाषा हो गई थी। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं ना, ये सब तो हो चुका है, ठीक है। तो आज अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम पढ़ना है ना। चले, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का, अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इज, एम तथा आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इज, एम तथा आर का प्रयोग किया जाता है। कब इज का प्रयोग करते हैं? यदि कर्ता एक वचन है। बता दिया ना हमने, एक वचन बहुवचन। अगर कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्ता आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में प्रयुक्त की जाने वाली सहायक क्रिया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त की जाने वाली सहायक क्रियाएं हैं। तो देखिए, इसका अनुवाद करने का नियम क्या है? इसका अनुवाद करने का नियम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता की अंग्रेजी, कर्ता की अंग्रेजी प्लस क्या? सहायक क्रिया, अंग्रेजी। इसके बाद अभी देखिए पूरा लिख रहे हैं, इसके बाद हम शॉर्ट करेंगे ना इसको। सहायक क्रिया की अंग्रेजी प्लस किसकी अंग्रेजी? कर्म, कर्म की अंग्रेजी प्लस उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। प्लस उसके बाद क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। समझ गए ये नियम? नियम सभी लोग समझ गए? हमने क्या कहा? सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखते हैं? कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया की अंग्रेजी, उसके बाद कर्म की अंग्रेजी, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। तो हमने जैसा कि बताया था कि प्रेजेंट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती है? कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होती। बात समझ में आ रहा है? प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होती, ठीक है। तो जैसे इसका अगर एग्जांपल लिया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो क्या होगा?
जैसे कहा जाए किताब मेज पर है, किताब मेज पर है कि नहीं? देखिए क्या कहा गया, किताब मेज पर है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें किसी भी कार्य का क्या करना या होना पाया जा रहा है? नहीं। फिर क्या हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। और किसके बारे में बताया जा रहा है? किताब के बारे में। किताब कहाँ है? मेज पर। किताब कहाँ है? मेज पर है, यानी किताब के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? किताब के बारे में बताया जा रहा है। किधर है? किसके बारे में बताया जा रहा है भाई? किताब की। तो चलिए देखते हैं अब इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। अच्छा, इसमें कर्ता क्या है? किताब है। जिसके बारे में बताया जाए वही क्या होता है? कर्ता होता है। तो किताब की अंग्रेजी क्या होगा? बुक। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? बुक, बुक ना। और ये किताब क्या वचन है? एक वचन है। जब कुछ ना हो दिया हो क्या किताब, तो उसको कितना? एक किताब आप मान लेंगे, यानी उसका क्या वचन मानेंगे? उसे एक वचन ना। तो एक वचन करता है ना। तो देखिए कर्ता की अंग्रेजी तो लिख दिए। अब इसके बाद किसकी अंग्रेजी लिखते हैं? सहायक क्रिया की अंग्रेजी। तो सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ इज का। क्यों इज का? क्योंकि किताब क्या वचन है? एक वचन है। तो ये हो जाएगा बुक इज। उसके बाद किसकी अंग्रेजी? कर्म की अंग्रेजी। कर्म क्या है? मेज पर ना। तो पहले पर की अंग्रेजी लिखेंगे। पर की अंग्रेजी क्या होगा? पर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे कि ऑन लिखेंगे? ऑन। क्योंकि हमने बताया था कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर होती है तब वहां पर की अंग्रेजी ऑन लगाते हैं। पर की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? ऑन लिखते हैं ना। जब एक वस्तु किस पर हो? दूसरी वस्तु के ऊपर हो, तब वहां पर की अंग्रेजी ऑन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पर की अंग्रेजी ऑन। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑन। ठीक है, बुक इज ऑन। उसके बाद क्या होगा? किताब की अंग्रेजी मेज की अंग्रेजी टेबल। बुक इज ऑन द टेबल। उसके बाद क्या? फुल स्टॉप। बहुत सही, फुल स्टॉप ना भूलिएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। किसी कोई दिक्कत है? बोले भाई, समझ में आ रहा सबको? तो छापते चलिए आप लोग ना, छापते चलिए, लिखते चलिए, और हम ट्रांसलेशन दे रहे हैं और उसको लगाते चलिए, बताते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है ना? चलिए छापते चलिए। इसको संक्षिप्त में आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्म प्लस फुल स्टॉप ना। संक्षिप्त में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए छापे छापे, फटाफट छापे बेटा, छापे। चले जल्दी छापे, जल्दी छापे। छाप लिए सब लोग? चलिए तो अब अगला ट्रांसलेशन हम दे रहे हैं, उसको करके दिखाए कि एक और करके दिखाया जाए। एक और बता दें? हाँ चलो ठीक है, तो करके दिखाइए इसको आप। अगला ट्रांसलेशन है फूल टोकरी में है। फूल टोकरी में है। ठीक है, देखिए 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 करके दिखा इसको। फूल टोकरी में है, इसका क्या होगा? फटाफट सभी लोग बताइए, जल्दी लगाइए। फूल टोकरी में है। हाँ, फूल को फ्लावर कहते हैं, बास्केट माने टोकरी होता है। हाँ, बास्केट माने टोकरी। बताए बताए भाई, जल्दी से जल्दी सभी लोग फटाफट बताइए। और मजा आया तो लाइक और शेयर करते चलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। चले भाई बोलिए, क्या हुआ है इसका ट्रांसलेशन? फ्लावर इज इन द बास्केट। वेरी गुड ना।
पहले कर्ता की अंग्रेजी, कर्ता क्या है? फूल। फूल की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? फ्लावर। FLOWER ना, FLOWER फ्लावर इज। भाई फूल टोकरी में है, बहुवचन का बोध नहीं हो रहा है ना? है होता तो बहुवचन ना, फ्लावर सब लगाते ना। अब हो सकता है एक ही फूल हो, तो फूल टोकरी में, फ्लावर इज कहाँ है? टोकरी में, यानी मैं की अंग्रेजी इन द बास्केट, BASKET। उसके बाद फुल स्टॉप। फ्लावर इज इन द बास्केट, क्या हो गया? फ्लावर इज इन द बास्केट, ठीक है ना? चलिए अगला ट्रांसलेशन दिया जाए, जिसका नहीं हुआ आप कर लीजिएगा। सही ट्रांसलेशन क्या होगा? फ्लावर इज इन द बास्केट, ठीक है। चलिए तो अब अगला ट्रांसलेशन करके दिखाइए आप लोग, मिटा रहे हैं इसको। चलिए रूल भी मिटा दिए हैं, आपके आप याद रखिएगा। चलिए और लिखिएगा, अब अगला ट्रांसलेशन है, बिल्ली छत पर है। बिल्ली छत पर है। चले चले छापे छापे भाई, फटाफट छापे। बिल्ली छत पर है। चले सत्यम का जवाब आ रहा है, क्या लिख रहे हैं सत्यम? कैट इज ऑन द, तो सत्यम बताते हैं इसका होगा, ठीक है, कैट इज ऑन द रूफ। उसके बाद फुल स्टॉप होगा। क्या सभी लोग यही किए हैं? सभी लोग यही किए हैं। ट्रांसलेशन क्या होगा? कैट इज ऑन द रूफ। बोले भाई सभी लोग बताइए, कैट इज ऑन द रूफ। सभी लोग फटाफट बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। कैट इज ऑन द रूफ, यही तो है। बोलो भाई, कैट इज ऑन द रूफ। सभी लोग यही किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बिल्ली की अंग्रेजी क्या होगा? कैट ना। और कैट क्या वचन है? बिल्ली क्या वचन है? एक वचन है। एक बिल्ली की बात हो रही है। कितने बिल्ली की बात हो रही है? एक बिल्ली की बात हो रही है। तो बिल्ली क्या वचन है? एक वचन है ना। तो कैट इज सहायक क्रिया के रूप में इज, और पर की अंग्रेजी छत पर, यानी पर की अंग्रेजी ऑन, क्योंकि छत पर बैठी हुई, छत के ऊपर होगी ना बिल्ली, इसलिए ऑन लगाएंगे, ठीक है। कैट इज ऑन द रूफ, रूफ माने छत ना, तो इसका क्या हो जाएगा? कैट इज ऑन द रूफ, यानी बिल्ली छत पर है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। चले एक और ट्रांसलेशन दिया जाए। हाँ लिखिए, मेरे स्कूल के पीछे, मेरे स्कूल के पीछे एक तालाब है। इसको बहुत अच्छे से होश हवास से करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे स्कूल के पीछे एक तालाब है। मेरे स्कूल के पीछे एक तालाब है। मेरे स्कूल के पीछे एक तालाब है।
क्या हुआ? गलत जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब मत दीजिए, राइट आंसर सही। हाँ, गलत गलत। पहले तो अब इसमें जानना है कि कर्ता क्या है। हमने बताया था जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या है, होता है, कर्ता होता है ना। जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, कर्ता। यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? हाँ, किसके बारे में बताया जा रहा है? स्कूल कहाँ है ये कहा जा रहा है? तालाब के बारे में। किसके बारे में बताया जा रहा है? तालाब। क्योंकि तालाब कहाँ है? मेरे स्कूल के पीछे। देखिए देखिए, कंफ्यूजन वाला है ये। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन में लोग करते हैं गलत ना। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या कहा, बस वही ऑप्शन निकालिए कि किसके बारे में बताया जा रहा है। कौन कहाँ है? तालाब कहाँ है, ऐसा पूछा जा रहा है। क्या स्कूल कहाँ है? नहीं, तालाब कहाँ है। जवाब मिलेगा मेरे स्कूल के पीछे। तो कर्ता क्या होगा भाई? एक तालाब। कर्ता क्या होगा? एक तालाब, क्योंकि एक तालाब के बारे में बात की जा रही ना। कर्ता क्या होगा? एक तालाब। कर्ता आपका क्या हो जाएगा? एक तालाब। क्लियर है? अच्छा, तो जब कर्ता क्या हो जाएगा? एक तालाब, ठीक है। और यहाँ कर्म क्या हो जाएगा? मेरे स्कूल के पीछे ना। कर्म क्या हो जाएगा? मेरे स्कूल के पीछे। अच्छा, ये बताइए कि कर्ता हो गया, कर्म हो गया, तो ट्रांसलेशन अब कैसे करेंगे? अब एक चीज इसमें और बेटा ध्यान देना है कि अगर कर्ता के बाद है हूं हो आए ना, तब वहां कर्ता क्या बना लेते हैं? देयर। कर्ता क्या बना लेते हैं? देयर। कर्ता क्या बनाते हैं? देयर। समझ पा रहे हो? ठीक है। जो कर्ता होता है उसको कर्म बना लेते हैं, और जो कर्ता होता है उसको क्या बनाते हैं? कर्म। समझ पा रहे ना। तो यहाँ कर्ता के तुरंत बाद है आया है, इस टाइप का दो तीन कराए जाएंगे, क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ कर्ता के बाद क्या आया है भाई। कर्ता एक तालाब है ना, तालाब के जस्ट बाद क्या है आया है ना। तो ये इसको कर्ता बनाएंगे नहीं, कर्ता तब क्या बनाएंगे? देयर। कर्ता किसको बनाएंगे? देयर को। और इसको क्या बना लिया जाएगा? कर्म। बाकी सब अदर वर्ड हो जाएगा। सही है। तो कर्ता यहाँ क्या लिखेंगे? देयर। किसका प्रयोग करेंगे? देयर। अगर कर्ता के तुरंत बाद है आया है तो समझ जाओ कि कर्ता हो तो ही अभी उसको क्या बना लेंगे? कर्म ना। तो कर्म कैसे बनाएंगे? देयर का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? देयर। और क्या लिखेंगे? देयर। पहले ट्रांसलेशन करेंगे किसका? एक तालाब है। कितने ट्रांसलेशन करेंगे? एक तालाब है। कहाँ है? मेरे स्कूल के पीछे। ऐसे करेंगे। तो पहले कितने ट्रांसलेशन करेंगे? एक तालाब है। तो एक तालाब है कि अंग्रेजी क्या होगा? देयर इज। एक तालाब एक वचन है, तो इसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे ना। देयर इज ए पॉन्ड। क्या? देयर इज ए पॉन्ड। क्या है? एक तालाब है। समझ गए? समझिए। तो किसका प्रयोग करेंगे? देयर का। देयर इज ए पॉन्ड। कहाँ है? मेरे स्कूल के पीछे। तो पहले किसका प्रयोग करेंगे? के पीछे ना। किसका प्रयोग? किसका अंग्रेजी लिखेंगे? के पीछे। तो के पीछे का अंग्रेजी यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड ना। के पीछे के लिए इसका अंग्रेजी क्या लिखते हैं? बिहाइंड। BEHIND ना। देयर इज ए पॉन्ड बिहाइंड क्या? माई स्कूल। देयर इज ए पॉन्ड बिहाइंड माई स्कूल। समझिए समझिए। बोले भाई
देयर इज ए पॉन्ड बिहाइंड माई स्कूल। कोई दिक्कत है? देयर इज ए पॉन्ड बिहाइंड माई स्कूल। सभी समझ में आ गया नहीं आया? ठीक, छाप लीजिए, इस पर एक आध और दे देते हैं, छापे, इसको करिए, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको छाप लिए सब लोग। हाँ, एक और ट्रांसलेशन दिया जा करके दिखाओगे? बोलो भाई। तो लिखिए, मेरे स्कूल के पीछे एक बागीचा है। मेरे स्कूल के पीछे एक बागीचा है। मेरे स्कूल के पीछे एक बागीचा। ठीक है, बागीचा भी कर सकते हो, बगीचा बागीचा भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे स्कूल के पीछे एक बगीचा है। बताइए भाई, इसका ट्रांसलेट करके फटाफट बताइए, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? जल्दी बताइए फटाफट। चलिए, सत्यम कह रहे हैं कि देयर आर ए गार्डन बिहाइंड माई स्कूल, जो कि गलत जवाब दे रहे हैं। चले सही जवाब देखते हैं कौन देता है, बताइए भाई। और बताइए सभी लोग, आप लोग बताइए क्या है आपका? क्या? अच्छा, करता क्या है? एक बागीचा। करता क्या है? एक बागीचा ना। तो इसके बाद ये भी देखेंगे क्या तुरंत है आया है, इसके बाद तुरंत है आया है ना, तो कर्ता किसको बनाएंगे? देयर को ना। तो सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे? नहीं, क्योंकि बताया था कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया लिखी जाएगी। कर्ता यहाँ एक बागीचा है ना, तो एक बागीचा क्या वचन है? एक वचन। तो सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो आर क्यों बोल रहे हो भाई ना? तो क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। यानी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, देयर इज ए गार्डन। देयर इज ए गार्डन। उसके बाद क्या? के पीछे का मतलब बिहाइंड ना। के पीछे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बिहाइंड। उसके बाद क्या? मेरे स्कूल यानी माई स्कूल। ठीक है ना? देयर इज ए गार्डन बिहाइंड माई स्कूल। इसके बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लिखेंगे। ठीक ना? देयर इज ए गार्डन बिहाइंड माई स्कूल, उसके बाद क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया? चलिए, तो एक ट्रांसलेशन और करके फटाफट दिखाइए, एक ट्रांसलेशन और फटाफट करके दिखाइए। मेरे घर पर आम का एक पेड़ है। मेरे घर पर आम का एक पेड़ है। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। मेरे घर पर आम का एक पेड़ है। मेरे घर पर आम का एक पेड़ है। तो चलिए देखते हैं इसका सही ट्रांसलेशन, सही जवाब कौन देता है। चलिए जल्दी से फटाफट करके दिखाइए सब लोग। गलत जवाब मत दीजिए भाई। देयर इज ऑन मैंगो ट्री ऑन माई हाउस, ऐसे कैसे होगा ना? चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे? क्या है? आम का एक पेड़ है। पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे? आम का एक पेड़ है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देयर इज। क्यों इज? क्योंकि एक पेड़ की बात हो रही। क्या है? एक पेड़ है, एक पेड़ एक वचन है, तो देयर इज है। उसके बाद क्या? ए मैंगो ट्री। देयर इज ए मैंगो ट्री। समझ गए? क्या करेंगे? देयर इज ए मैंगो ट्री, आम का एक पेड़ है। कहाँ है? मेरे
घर पर। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? पर की अंग्रेजी ना, पर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बिल्कुल गलत, यही तो आप गलत कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो आम का पेड़वा है तुम्हारे घर के ऊपर जामा होगा क्या? छत पर जामा होता है, खपड़ा पर जामा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता क्या? यानी ये घर से टच में है ना। तो हमने बताया था जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर होती है तब वहां पर की अंग्रेजी ऑन का प्रयोग करते हैं, और जब किसी से टच में होती है तब वहां एट का प्रयोग किया जाता है। तो आम का पेड़ कहाँ पे है? घर पर, यानी घर से टच में है, द्वार उवार पर कहीं होगा ना। अब घरा के ऊपर छता होता तो जामा नहीं होगा, या खबड़ा का घर है तो खबड़ा के ऊपर तो जामेगा नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं। अब आम के पेड़ की बात की जा रही भाई, छोटा सा उसका प्लांट की बात तो की नहीं जा रही है, आम के पेड़ की बात की जा रही है ना। तो आम का पेड़ है कहाँ पर है? घर पर। घर पर का मतलब क्या? घर से टच में द्वार उवार पे कहीं होगा ना। समझे नहीं समझे? तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? एट का। पर की अंग्रेजी किसका प्रयोग करेंगे? एट का। तो देयर इज ए मैंगो ट्री एट, उसके बाद क्या? मेरे घर पर, ठीक है, माई हाउस, ठीक है, देयर इज ए मैंगो ट्री एट माई हाउस, उसके बाद फुल स्टॉप। समझ में आया सभी को? सभी बच्चा लोग को समझ में आया कि नहीं आया? बोले भाई, सभी को क्लियर हुआ? चलिए, तो अब घर के लिए फटाफट दे रहे हैं ट्रांसलेशन, उसको करके दिखाइए ना। इसको छाप लीजिएगा, और घर के लिए ट्रांसलेशन दे रहे हैं, उसको लिखिए ना। चलिए लिख के दिखाइएगा इसको। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। नहीं ये मत लिखो ना, क्या लिख लिए? तो ट्रेन लिख ली हो तो आगे बढ़ा दें। हाँ? ट्रेन, चलिए चलिए देखिए थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, अभी दूसरा इसको बताएंगे, क्यों बताएंगे। तो दूसरा लिखिए, लिखिएगा चूहा बिल में है। चूहा बिल में है। चूहा बिल में है। चूहा कहाँ है? बिल में है। कौवा पेड़ पर है। कौवा कहाँ पर है? पेड़ पर है। और तीसरा लिखिएगा, अब इसमें बहुत कुछ बताना ना, फिलहाल इसको एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद कल लेवल बढ़ा देंगे। हाँ, कौवा पेड़ पर है, और मेरे भाई का नाम विकास है। मेरे भाई का नाम आकाश लिख लो ना, आकाश है, ठीक है। मेरे भाई का नाम आकाश है, 3 हो गया। तुम्हारे माता का नाम प्रीति है। का नाम प्रीति है। प्रीति है, ठीक है। देखिए वैसे प्रीति ही लिखा जाता है, लेकिन चलिए प्रीति लिख लीजिए, तो प्रीति है, ठीक है। तुम्हारे माता का नाम क्या है? प्रीति है। तुम्हारा भाई चोर है।
तुम्हारा भाई क्या है, चोर है। ठीक, तो इतना करके घर से लाइएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।